Hello everyone and welcome to the fourth installment of Understanding of Method of Images. अभी तक हमने divergence, curl and in the last video we have studied about uniqueness theorem, right? हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया है. Uniqueness theorem के बारे में अगर एक लाइन में बोला जाए तो uniqueness theorem हमें बता रही थी that if we have a closed surface enclosing a volume and we have a fixed charge density inside. Fixed charge density मतलब कि अंदर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है it is fixed, it is not changing with time. We have a closed surface within which there is a fixed distribution of charges and potential is defined at the surface, at the boundary of the surface. Boundary पर potential defined है and it is fixed with time, it is not changing, right? अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फिक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सरफेस पे पोटेंशियल डिफाइंड है, then within that volume there cannot be more than one type of potential functions. पोटेंशियल एक ही तरीके से वेरी होगा विद इन दैट वॉल्यूम, राइट? अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम, उसके अंदर आपने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है विच इज फिक्स्ड विद टाइम, potential is defined at the surface, then in that volume, within that volume, there can be only a unique potential distribution function, right? Now this theorem, this statement is going to help us a lot in the method of images. So in this video, what we are going to do, we are going to discuss the general approach of method of images, कि हम method of images क्या होता है basically, and then we are going to find method of images, the formula for method of images for a conducting sphere, right? So let's get started with method of images. So let's get started. First I'm going to discuss a general case, a general scenario. उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा प्रॉब्लम को, एंड देन वी विल टेक एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर हम लोग फॉर्मूले फाइंड करेंगे किसके लिए, मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, करेक्ट? सो लेट्स से वी हैव अ फ्यू चार्जेस, वैसे भी हमारे पास एक पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. वी हैव अ फ्यू चार्जेस स्कैटर्ड अराउंड, राइट? अब इन चार्जेस की वजह से देयर विल बी सम यूनिक, सम पोटेंशियल फंक्शन. स्पेस में कहीं भी पोटेंशियल होगा, डिफरेंट पोटेंशियल्स होंगे हर पॉइंट पर. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ सरफेस where the potential is constant, that is equipotential surface. हम एक equipotential surface find करते हैं for these charges, for any distribution of charges, right? तो let's say हमारे पास एक ये जो surface आई है, this is our equipotential surface. This is a equipotential surface, that is V is constant on this surface. जरूरी नहीं है कि हमारे पास तीन ही चार्जेस एनक्लोज हो, चार भी हो सकते थे, दो भी हो सकते थे, right? But this is our equipotential surface and where potential is V naught. Potential is constant, right? Q2, Q4 and Q5 are within this surface. It will enclose a volume also. ठीक है, कोई बात नहीं. Now what we are going to do, we are going to take a conductor. We are going to take a conductor of exactly same shape and size as that of this equipotential surface. मतलब ये जो मैंने आपको कर्व बनाया, रैंडम कर्व विच वाज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी शेप और साइज का हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया, राइट? कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर ऑफ सेम शेप एंड साइज. अच्छा, उससे पहले बात करें, हमारे पास इस सरफेस का पोटेंशियल V नॉट है एंड पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या है, जीरो. हम जीरो लेके चलते हैं, राइट? तो अब हमारे पास जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें हम बात करेंगे, वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है आउटसाइड दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसके बाहर का रीजन हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है. क्या मतलब? मतलब हमने जो यूनिकनेस थ्योरम की बात की थी, यूनिकनेस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे किस रीजन में, जो रीजन हमारा इसके बाहर है,
इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाहर, करेक्ट, फ्रॉम दिस सरफेस टिल इंफिनिटी। तो हमारे पास दो सरफेस आ चुकी हैं, कौन कौन सी? एक यही इक्विपोटेंशियल सरफेस वेयर v इज इक्वल टू v नॉट कांस्टेंट है, एंड एक v एट इंफिनिटी कितना हो जाएगा? जीरो। वी हैव वेल डिफाइंड पोटेंशियल फंक्शंस, पोटेंशियल्स एट द बाउंड्री। बाउंड्री क्या है हमारी? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक इंफिनिटी, दैट इज अवर बाउंड्री, राइट? नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि हमने एक क्या लिया? कंडक्टर लिया जिसकी शेप और साइज एग्जैक्टली किसके जैसी है? इस इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसी, राइट? एक न्यूट्रल कंडक्टर, और उसको हमने एग्जैक्टली इसकी पोजीशन पे लाकर रख दिया। सेम शेप सेम साइज का हमने कंडक्टर लिया, एंड वी प्लेस्ड दैट कंडक्टर ऑन द टॉप इन दिस रीजन, इन दिस अनशेडेड रीजन, ठीक है? Q1, Q3 और Q6 जो बाहर के चार्जेस हैं उनको हमने नहीं छेड़ा। Q2, Q5, Q4 हटा दिए, Q2, Q4, Q5 हटा दिए, Q1, Q3 और Q6 को हमने नहीं छेड़ा, और एक न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पे लाके रखा। फॉर नाउ न्यूट्रल, उसके ऊपर चार्ज रखेंगे, राइट? उसके ऊपर चार्ज रखेंगे। तो हमारे पास ये रीजन बना देते हैं यहाँ पर। दिस विल बी अवर रीजन, दिस विल बी द कंडक्टर। इस कंडक्टर पर डेफिनेट सी बात है चार्जेस नहीं है अभी, करेक्ट, सेम एग्जैक्ट शेप एंड साइज, और हमने उसी के ऊपर लाके रख दिया। Q1, Q3, Q6 एज इट इज रखे हुए हैं, इनमें कोई भी चार्ज, कोई भी चेंज हमने नहीं किया। Q1, Q3, Q6, right? Now this is a conductor, this is a conductor. Now conductors, as we already know, are equipotential surfaces, right? This is a conductor, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, इनफाइनाइट का पोटेंशियल अभी भी जीरो, बट इसका पोटेंशियल अब कुछ चेंज हो गया है, राइट? तो हमने क्या किया? हमने इस कंडक्टर पे कुछ चार्ज दिया। हमने कितना चार्ज दिया इस कंडक्टर पे? क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू। हमने इस कंडक्टर पे चार्ज दिया, लेट्स से कैपिटल क्यू। ये क्यू चार्ज हमने कंडक्टर पे क्यों दिया? जिससे कि इसका पोटेंशियल अब कितना हो जाए? वी नॉट। पोटेंशियल कितना हो जाए? वी नॉट, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस केस। चार्ज हमने कैलकुलेट कर लेंगे हम अभी थोड़ी देर में, बट फोकस ऑन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द ब्लू पोर्शन विच इज आउटसाइड। जो भी पोर्शन इस ग्रीन पोर्शन के बाहर का है, दैट इज अवर रीजन ऑफ पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट, राइट? अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं दैट इन अवर रीजन ऑफ इंटरेस्ट charge distribution is same? Charge distribution is same as that of before. Also, the potential at boundary remains same. एक इनफाइनाइट वाली बाउंड्री थी, वहां पर जीरो, और एक कंडक्टर की सरफेस, इट स्टिल, हमने इसको इतना चार्ज दिया कि इसका पोटेंशियल कितना हो जाए? वी नॉट। तो बाय यूजिंग यूनिकनेस थ्योरम, एक अगर क्लोज सरफेस कौन कौन सी? वी इक्वल कंडक्टिंग स्फेयर से या इक्विपोटेंशियल सरफेस से लेकर इनफाइनाइट के बीच की, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इनफाइनाइट के बीच की एक क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? this and this remains same, and the potential at the boundary is well defined. पिछले दोनों केसेस में
सेम है वो भी, राइट? तो पोटेंशियल का केवल इस पूरे वॉल्यूम में केवल एक यूनिक फंक्शन हो सकता है। व्हाट आई मीन इज दैट at any point, anywhere, this point P or this P, anywhere, is this point A, or you can say A point पर, B point पर जो भी पोटेंशियल था, चाहे आप कंडक्टर वाले केस में ले लो, चाहे आप एक कैविटी वाले केस में ले लो, इनिशियल केस में ले लो, द पोटेंशियल एट बोथ इन द बोथ केसेस विल रिमेन सेम। व्हाई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ। सेकेंडली, potential at the boundary surface is still same. So potential at any point within the volume will remain same. Same का मतलब है कि जो पहले था वही अब भी है, वो चेंज नहीं हो रहा। सेम का मतलब ये नहीं कि VA और VB बराबर होंगे ना, VA और VB अलग अलग हो सकते हैं, बट जो पहले थे वही अब है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, राइट? दिस एक्चुअली इज द प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस इन रिवर्स। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको इनिशियल कंडीशन क्या दी रहेगी? आपको इनिशियल कंडीशन दी रहेगी ये वाली, कंडक्टर वाली। आपको एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा बाहर, Q1, Q6, Q3, कुछ भी चार्जेस दे रखे हैं। एक कंडक्टर दिया रहेगा जिसपे आपने कुछ Q चार्ज दे रखा है, राइट? और आपको किसी A पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। आपको A पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। नाउ वी नो दैट Q1, Q3 और Q6 की वजह से इस कंडक्टर पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे, एंड दोज चार्जेस मे नॉट बी यूनिफॉर्म। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, राइट? तो डेफिनेट सी बात है, आप उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अभी पता नहीं कर सकते, राइट? तो ए पॉइंट, जब तक आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं होगा तब तक आप ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल नहीं बता पाओगे। तो मेथड ऑफ इमेजेस से क्या होगा, हम इस जो हमारे पास कैपिटल क्यू है, अभी निकालेंगे क्यू कितना होगा। ये कैपिटल क्यू एक्चुअली हम रिप्लेस करेंगे किससे? हम इस कंडीशन को, इस पूरी कंडीशन को रिप्लेस करेंगे किस कंडीशन से? पहले वाली कंडीशन से। और अगर हमें पहली वाली कंडीशन पता चल गई तो ए पॉइंट पर हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट डू द स्केलर सम। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको दी रहेगी क्या कंडीशन? दिस वन, पिंक और ग्रीन वाली जो कंडीशन है। आपको एक कंडक्टर दिया रहेगा विद सम चार्ज Q, बाहर के आपको चार्ज दिए रहेंगे, एंड समहाउ यू हैव टू फिगर आउट कि इस Q चार्ज की जगह हम ये Q2, Q5 और Q4 कहां कितने कितने रखें, so that the potential at A can be calculated easily, right? Now we have to find that using method of images. अब आती है बात कि Q कितना दिया था आपने, right? ये Q कितना है? तो to find the value of Q we can directly do it. एक Gaussian surface मानी जाए which is just outside this equipotential conductor. एक Gaussian surface ली जाए which is just outside the equipotential conductor, correct? अब हर पॉइंट पर इस जो हमने क्वेश्चन सरफेस बनाई है, इसका पोटेंशियल एट एनी पॉइंट v रहेगा। जो भी हमने कुछ ना कुछ v रहेगा, पहले भी अगर v था इस पॉइंट पर तो अभी v रहेगा, एंड v डैश कह लेते हैं, करेक्ट? दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम at every point or just outside. Electric field is same, that means the flux going out should be same. If the flux going out should be same, that means we can simply say using Gauss law that Q should be equal to Q2, Q4 and Q5. It will be equal to the sum of all the three charges. तो अभी आपको, पहले हमने सिचुएशन 1 ली, उसके बाद 2 पे आए। क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में हमें प्रॉब्लम दी जाएगी सिचुएशन 2,
और किसी तरीके से हमें सिचुएशन 1 पे पहुंचना है। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल्स एट ए बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी, डजंट मैटर वेयर वी हैव टू फाइंड। हमारे लिए रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रीजन ऑफ इंटरेस्ट इज फ्रॉम this equipotential surface till infinity. That is our region of interest, right? So that's what we are going to do in method of images, correct? Right? तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। Now what we are going to do, we are going to take a problem, analyze that problem, और उस प्रॉब्लम के एंड रिजल्ट से हम रिवर्स आकर उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे दोबारा, तो हमें स्फेयर के लिए मेथड ऑफ इमेजेस का एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज, लेट्स से कि आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, करेक्ट? Q1 विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी मान लेते हैं ओरिजिन पर, एंड Q2 इज d डिस्टेंस अवे, राइट? इन दोनों चार्जेस की वजह से मैं किसी भी पॉइंट पर P x y z पोटेंशियल लिख सकता हूं। P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स राइट डाउन पोटेंशियल एट पॉइंट P due to Q1 and Q2. Potential at point P will be due to Q1 K Q, where K is 1 by 4 pi epsilon naught, K Q by under root of x square plus y square plus z square. And because of Q2, it will be KQ1, KQ2 by under root of x minus t whole square plus y square plus z square, KQ by r, simple. Now let's find out, चलो P पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आ गया। Let's find out our locus of all the points जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब एक कोई पोटेंशियल सरफेस का लोकस फाइंड करते हैं। एक कोई पोटेंशियल सरफेस, साथ में लेट्स पुट अ कंडीशन ऑन इट सच दैट इट्स पोटेंशियल इज जीरो। मतलब पोटेंशियल एट P हमें कितना करना है? जीरो करना है। We have to find out the locus of all the points at which potential is zero, right? क्यों करना है थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, we'll understand that later on. अभी हमें पोटेंशियल एट P जीरो करना है, तो लेट्स डू दैट। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोट करना, इफ Vp is supposed to be zero, then either Q1 or Q2 should be negative. इनमें से एक चार्ज का पॉजिटिव और एक चार्ज का नेगेटिव होना जरूरी है, then and only then potential at P can be zero. Otherwise it is not possible to have zero potential at any point, right? Q1 and Q2 must be of opposite sign. ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों ध्यान रखनी पड़ेगी? बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द लोकस, हमें Vp को जीरो करना है, राइट? सो लेट्स डू दैट। Vp को जीरो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया KQ1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KQ2 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं K to K कैंसिल कर सकता हूँ, let's just delete it, and we can square the whole quantity. Now instead of writing it again and again, I'm going to solve it here only. Squaring both sides, we will get x square, this minus will become plus Q2 square, and this under root will go away, correct? Now rearranging it, we will get Q1 square
x minus d whole square plus y square plus z square is equal to q2 square x square plus y square plus z square. Further rearranging it, we will get q1 square minus q2 square into x square plus y square plus z square. मैंने x स्क्वायर वाली टर्म निकाली यहाँ से, y स्क्वायर z स्क्वायर दोनों तरफ से आ जाएंगे एंड अब d स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, राइट, प्लस q1 स्क्वायर d स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ q1 square x d. Correct? We will get these three terms equal to 0. I can write it as x square plus y square plus z square minus 2q1 square minus 2q1 square d by q1 square minus q2 square x plus q1 square d square by q1 square minus q2 square equal to 0. Now we know that this is a equation of, this equation is of sphere. देखो, we already know circle की equation में there is no component of xy. xy का component 0 होता है, right? x का individual component आ सकता है, coefficient आ सकता है, y का आ सकता है, xy का coefficient 0 होना चाहिए. In this case also we are getting the same kind of expression. If we further reduce it, we can write it as x minus, this is 2ab, right? X minus q1 square d by q1 square minus q2 square whole square plus y square plus z square minus q1 square d by q1 square minus q2 square का square plus q1 square d square by q1 square minus q2 square. I hope if you're watching this video, then you are aware of how to complete the squares, right? So we get, see, this is x dash square plus y square plus z square, and this term, now let's reduce this term. We will get, we can take out q1 square d square by q1 square minus q2 square कॉमन. पहली टर्म में बचेगा यहाँ पर q1 square by q1 square minus q2 square minus 1, सॉरी माइनस का निकाला है, हाँ, तो minus 1, correct, which we can again write as q1 square d square by q1 square minus q2 square with a negative sign, और अंदर बचेगा आपका q1 square minus q1 square plus q2 square, that is q2 square divided by q1 square minus q2 square. So if we are going to reduce everything, we will get from the complete equation x minus, we are writing it as a square plus, or we can write as s plus y square plus z square equal to r square. We can compare it with this. We will get s is equal to q1 square d by q1 square minus q2 square. R, this term will go on the right hand side, पॉजिटिव की हो जाएगी, और इसका अंडर रूट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, q1 q2 d by q1 square minus q2 square. We'll get r is equal to q1 q2 d by q1 square minus q2 square. करेक्ट? अगर आप ध्यान से देखो तो r आपका नेगेटिव आ रहा है और रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? नेगेटिव कैसे आ रहा है? बिकॉज q1 एंड q2 आर ऑफ अपोजिट नेचर.
Q1 and Q2 are of opposite nature, right? So we will, in good faith, apply this minus sign by ourselves. Why? Q1 and Q2 are of opposite nature, so R should be positive. So we are going to apply minus sign by ourselves. Correct? अच्छा, तो आपके पास S आ गया, R आ गया, it's a sphere. So let's redraw the diagram. We have Q1, Q2, and we have a equipotential surface which is a sphere. Like this. The radius of which is, the center is here, S comma 0 comma 0, because this was 0 comma 0 comma 0, and this is radius R. Distance between Q2 and S, let's say it's B. So B will be equal to S minus D. The coordinate of Q2 is D comma 0 comma 0. So far what we have received is R is equal to minus Q1 Q2 D by Q1 square minus Q2 square, and S is equal to Q1 square D by Q1 square minus Q2 square, and B is S minus D. So B is also equal to S minus D. तो Q1 square cancel out हो जाएगा, Q2 square D by Q1 square minus Q2 square. Correct? We got these values, right? Now try to understand this. अब थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि अगर आपको ये कंडक्ट, नॉट द पोटेंशियल ऑफ इट इज जीरो, राइट? मान लीजिए आपको एक कंडक्टर दिया होता ऑफ आर रेडियस, हैविंग चार्ज Q2, and we will have to find potential at any point P outside this, और A मान लो, इस पॉइंट को कुछ भी कह सकते हैं. तो इस Q1 की वजह से इस कंडक्टिंग स्फेयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, वी हैव नो आइडिया, राइट? बट अभी हमने जो प्रूफ किया था थोड़ा देर पहले, उसमें हमने देखा कि इस पूरे कंडक्टर की जगह, कंडक्टर पे Q2 चार्ज है, इस कंडक्टर की जगह अगर हम इस Q2 को रख दें विच इज ए D डिस्टेंस फ्रॉम Q1, या फिर सेंटर से B डिस्टेंस पर है, अगर हम Q2 की पोजीशन आइडेंटिफाई कर पाए, then we can find potential electric field anything at A point. Correct? So we started with Q1 Q2, but what we have to do is we have to go back from this stage, to the initial problem stage, right? हमें इस स्टेज से प्रॉब्लम जो हमने इनिशियल स्टार्ट किया था वहां पहुंचना है. मतलब हमें एक कंडक्टर दिया रहेगा Q2 चार्ज के साथ, जो Q1 से किसी दूरी पर है ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस R. उसकी वजह से हमें उस कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. तो हम उस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है, उसको हम कहाँ रख सकते हैं? B डिस्टेंस पे रख सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड B in terms of R and S. We have to find B in terms of R and S. Correct? और D आपको नहीं दिया होगा. D you have to find out. अगर आपको B पता चलेगा तो D भी पता चल जाएगा, right? I hope this point is clear. This point should be very clear कि आपको कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, उसके ऊपर चार्ज दिया है Q2, and due to that we have to find potential at point A due to Q2 as well as Q1.
नाउ कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको कोई आइडिया नहीं है अभी. We can find that charge distribution, that's another thing, but we can find that using this method only, right? तो किसी भी पॉइंट पर outside this conducting sphere, using uniqueness theorem, we can say potential at any point will remain same irrespective of आप Q2 रखें d distance पर Q1 से, या फिर उस conducting sphere पे आपने Q2 चार्ज दिया हुआ है, करेक्ट? क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो रहेगा, इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, right? So what we are going to do, we are going to find out B in terms of R and S, and also we have to find Q2 कि कितना चार्ज दिया जाए in terms of R and S and Q1. So first thing first, what we are going to do, we are going to divide R and S. We will get S by R equal to minus S by R will be minus Q1 by Q2. Similarly, we will get from here we can get Q2 is equal to minus R by S into Q1. तो आपको अगर रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर पता है और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड दैट चार्ज Q1 पता है, S पता है मतलब, देन यू कैन फाइंड आउट कि कितना चार्ज कंडक्टर पे दिया जाए टू मेक इट्स पोटेंशियल जीरो. लेट मी रिपीट, अगर आपको Q1 पता है, कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस पता है और Q1 से कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर की दूरी मतलब S पता है, देन वी कैन फाइंड आउट कि आपको उस कंडक्टिंग स्फीयर पे कितना चार्ज देना पड़ेगा सो दैट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो. करेक्ट? यही चीज हमने शुरू से लेके चली थी. कंडक्टर पे उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमने क्या पोटेंशियल माना था? जीरो. नाउ वी आर सेइंग इट इन रिवर्स कि अगर पोटेंशियल जीरो, अगर आपने Q2 इतना लिया तो पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो आएगा, राइट? ओके, वन थिंग, नाउ वी कैन रिप्लेस इट एट B. S by B, S by B में देखो Q1 स्क्वायर बाय Q2 स्क्वायर बचेगा, Q1 स्क्वायर बाय Q2 स्क्वायर विच इज S स्क्वायर बाय R स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई? एक S से एक S कैंसिल आउट हो जाएगा और R स्क्वायर बाय S will get R square by S. Correct? Now reimagine this whole condition. Reimagine this whole condition. You have on a straight line, there is a charge Q1 and a conducting sphere is given, जिस अगर इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, इसका सेंटर S,0,0 है और इसकी रेडियस R है, राइट? और इस पे चार्ज आपने दिया Q2 which was equal to this Q2. We have to find out this Q2 is equal to minus RS by Q1 minus RS by R by S into Q1, R by S into Q1. Correct? If this is the situation, then we can say that the potential of the conducting sphere is zero. Point number one, potential of the conducting sphere is zero. But देखो, हर बार जरूरी नहीं है कि that you will get minus R by S into Q1 charge itself. So अगर कोई और चार्ज होगा, we will deal with that in a moment, right? Apart from this, आपको एक तो पता चल गया कि potential of the sphere will be zero. Potential at sphere is zero. Secondly,
अगर आपको किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट लेट्स से ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है तो आप क्या कर सकते हो, इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हो किससे, Q1 with origin and Q2, आप Q2 को यहां रखेंगे which is at b distance s, 0, 0, this is b. B is equal to what? R square by s. And then you can find out electric field and potential anywhere in the whole wide universe. मतलब इस पूरे रीजन में, कौन से रीजन में, आउटसाइड द कंडक्टर, you can find potential and electric field at any point in the universe outside the conductor. Outside the sphere. अच्छा एक चीज और, ये तो बात हुई आपको स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है कितना, -r/s इंटू Q1. लेट्स से आपको जीरो चार्ज दे रखा है, लेट्स से यू हैव बीन गिवन जीरो चार्ज, आपको कंडीशन दी है कुछ इस तरीके से that on a straight line you are given only Q1 and there is a sphere, correct, at s, 0, 0 with radius r with no charge at all. इस पे कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ, चार्जलेस. एंड अगेन आपसे पूछा है किसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कहोगे अच्छा इस पर हम ऐसा करते हैं Q2 दे देते हैं, कितना, माइनस का r/s इंटू Q1. अब Q2 दिया है तो आपको Q1 Q2 माइनस Q2 भी देना पड़ेगा, Q2 दिया है तो माइनस Q2 भी देना पड़ेगा, राइट. अच्छा जब आपने केवल Q2 दिया हुआ था, जब आपने केवल Q2 दिया हुआ था तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था, केवल Q2 की वजह से, करेक्ट. कंडीशंस पहले भी मेंटेन थी, राइट. तो अब आपने माइनस Q2 को और देना है, माइनस Q2 और देना है, तो किस तरीके से देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अभी भी क्या रहे, जीरो रहे. तो माइनस Q2 को क्या करें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें सरफेस पर. Minus Q2 will be a positive charge. This will be uniformly distributed. क्यों, क्या कंडीशन लगाई मैंने ये कंडीशन लगाई, अगर हमने इस पर Q2 चार्ज दिया हुआ था, that is -r/s into Q1, then also the electric field inside the conductor was zero. It was arranged in such a manner कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था. तो आपने जब इस पर न्यूट्रल करने के लिए -Q2 और डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो अभी भी जीरो रहेगा. So what you are going to do, you are going to give it uniform charge. -Q2 को आप कैसे करोगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक चार्जलेस कंडक्टर विद Q1 को आपने रिप्लेस किया किससे, Q1 से, वो तो आपका है ही, एक Q2 से which is at b distance away from the center, this is s, 0, 0, एंड सेंटर पे आपने क्या रखा, -Q2. To find electric field and potential outside the sphere, we can keep the uniform charge जो भी इस कंडक्टर पे रहता है at the center, right? You already know that formula. So this is what we are going to do. Now अगर ये -Q2 की जगह, न्यूट्रल की जगह अगर हमने इसमें कोई भी चार्ज दिया होता, let's say 100, 200, 500 कुछ भी चार्ज दिया होता, तो आप Q2 को अलग निकालते, Q2 की वैल्यू आ गई -5. तो आपने 100 दिया हुआ है, सपोज आपने 100 चार्ज दिया हुआ है स्फीयर को,
Q2 की वैल्यू है माइनस का 5, तो आप -5 को हटाकर बी पोजीशन पर रख दो, -5 और निकाल लो। अब आपका पास कितना चार्ज बचा? 105। 100 में से -5 बाहर निकाला, कितना बचा? 105। अब 105 को आप क्या करो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओवर द कंप्लीट सरफेस, या फिर आप उसको उसके सेंटर पे रख दो। सेंटर पे क्यों रख दो? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। गेटिंग द पॉइंट? So even if you are given more any random charge on the sphere, then also what you are going to do, पहले आप Q2 निकालकर Q2 को B डिस्टेंस पे रखें, एंड वट एवर चार्ज इज रिमेनिंग आप उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा दें। Q2 को कहाँ रखना है? B डिस्टेंस पर, करेक्ट? Q2 है कितना? माइनस का R by S into Q1. So this formula you have to remember, minus R by S into Q1, that is Q2, and the distance B equal to R square by S. तो ये तो बात हुई एक, दिस इज मेथड ऑफ इमेजेस, राइट? एक और बात कि क्या हम पूरे स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या चार्ज डेंसिटी हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। जस्ट इमेजिन, इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग, सो मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अगर जेईई एडवांस में एक बार को क्वेश्चन आता है, तो दे विल आस्क एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, they will give some coordinates and all, and they will ask you that question. So let's say चार्ज डेंसिटी आपसे पूछी गई है एट एनी पॉइंट, राइट? आपको चार्ज दे रखा है Q1 at origin and a sphere is given to you, correct? Like this at s comma 0 comma 0 of radius r with some charge q. Now अब आपसे पूछा गया कि चार्ज डेंसिटी बतानी है एट एनी पॉइंट, इस p पॉइंट पर या स्फेयर पे, इस पॉइंट पर, p पॉइंट पर, what will be the sigma at p? So what you are going to do, आपको पूरे यूनिवर्स में इस कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, राइट? पोटेंशियल का फंक्शन आ सकता है, v एज अ फंक्शन ऑफ r आ सकता है, तो उसका डिफरेंशिएशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। एंड व्हेन यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर कैसा होगा? राइट, परपेंडिकुलर टू इट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, then you know the charge density also, correct? Now the interesting thing is कि suppose आपको Q is equal to दे रखा था Q1 जो आपका भी निकल कर आया था, राइट? सॉरी Q2 माइनस R by S इंटू Q1, ये दे रखा है आपको, करेक्ट? तब तो आपको पता ही है कि सिग्मा क्या आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ R आ जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हर पॉइंट पे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आपको सिग्मा पता है, करेक्ट? अगर आपको एनी अदर चार्ज, if Q2 is given, Q is Q2, if Q is not equal to Q2, तब क्या करोगे? आप Q2 की वजह से लिखोगे सिग्मा R या सिग्मा नॉट R कर देते हैं इसको। अब आपके पास चार्ज कितना बचा? Q माइनस Q2 बचा, टोटल चार्ज में से Q2 आपने हटा दिया, Q माइनस Q2, एंड Q माइनस Q2 को आपने क्या किया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके लिए सिग्मा आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1, दैट इज Q माइनस Q2 डिवाइड बाय 4 pi r square, and then the net charge density at any point will be sigma naught r plus sigma 1। तो आप किसी भी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, राइट? तो हमने क्या किया स्टार्टिंग से, अगर इसको हम रिवाइज करें, तो हमने दो चार्जेस लिए, दो चार्जेस की वजह से हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन निकाली, उसका रेडियस निकाला, एंड इट केम आउट टू बी
एक इक्विपोटेंशियल जिसका पोटेंशियल क्या हो, 0 हो. It came out to be, the radius came out to be minus q1 q2 d by q1 square minus q2 square, and the distance, the center of that sphere came out to be q1 square d upon q1 square minus q2 square, right? The charge, अब हमने इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करी. हमने कहा अगर इस स्फेयर पे चार्ज q2 होता तो भी हमारे पास पोटेंशियल आउटसाइड दिस स्फेयर सेम रहता, राइट? और q2 को हम कहाँ रख पाते, b डिस्टेंस पर. तो b हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ r s एंड q1, क्या आ गया, r स्क्वायर बाई s, एंड q2 हमारे पास आ गया. कितना चार्ज देने पर ऐसा होता कि पोटेंशियल भी 0 हो जाए कंडक्टिंग स्फेयर का, दैट वाज माइनस r बाई s इंटू q1. Correct. If there is any other charge given, then we will simply take q2 out of that whole charge. q2 को हम b डिस्टेंस पर रख देंगे फ्रॉम द सेंटर. अब बाकी का जो चार्ज होगा उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे स्फेयर पे. दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, that simplest problem that can be asked in JEE Advance in this realm, in the method of images. So the point that this method of images actually is making is कि अगर आपके पास एक कंडक्टर रखा हुआ है in presence of any other charges, तो उन चार्जेस की वजह से हम डायरेक्टली चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर नहीं बता पाते हैं, राइट? बट यूजिंग मेथड ऑफ इमेजेस हम वो बता पा रहे हैं, राइट? और ना सिर्फ हम वो बता पा रहे हैं, हम ये भी बता पा रहे हैं कि कंडक्टर के बाहर हर पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. So method of images is actually going to be very important. In this video, I'm going to stop here itself. In the next video, we will be talking about the same method, image method, right? Images of charges, but for an infinite plane sheet. Thanks for watching. If you have any doubts, feel free to comment and ask those doubts. I'll try and clarify them as soon as possible. Thank you.